Hello friends, my name is Kiran Nilkanta Suryavanshi, Assistant Professor in Pratap College, Amalner. आज का जो विषय है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इस विषय में से हम पढ़ने वाले हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। फ्रेंड्स, मार्जिनल कॉस्टिंग जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। मार्जिनल कॉस्ट डिनोट वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज द अमाउंट बाय विच टोटल कॉस्ट change if the output is changed by 1 unit. It may be defined as the cost of producing one additional unit of product. जैसे कि अगर मैं 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन करता हूँ और मुझे कॉस्ट आती है 100 रुपीज, और अगर मैंने एक यूनिट्स बढ़ाकर 11 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया तो मेरी कॉस्ट आती है 108 रुपीज। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 8 रुपीज से मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो गई एक यूनिट इंक्रीज करने से। तो जब भी मैं एक यूनिट्स इंक्रीज करके प्रोडक्शन करता हूँ और मेरी जो कॉस्ट पे इफेक्ट होता है, जितने से मेरी कॉस्ट बढ़ती है, तो उसे कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। अब हम जानते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में बी डिफाइंड एज द असरटेनमेंट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट बाय डिफरेंशिएटिंग बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट is concerned basically with the determination of product cost, which consists of total cost excluding fixed cost. Marginal cost is the ascertainment of variable cost and effect on profit of changes in volume. Marginal costing या अकाउंटिंग की एक सिस्टम है जिससे हम डिसीजन ले सकते हैं। डिसीजन लेने के लिए हमें मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो उससे पहले हमें कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो डिसीजन लेने के लिए हमें मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत हेल्प करती है। मार्जिनल कॉस्टिंग में जो हम देखते हैं कि जो हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो देखते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में, ब्रेक इवन पॉइंट देखते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखते हैं। तो ये जो टॉपिक है, जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि डिसीजन लेने के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसीजन लेके ही हम अपना जो कि गोल अचीव करना चाहते हो, गोल अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए मार्जिनल कॉस्टिंग की कंसेप्ट हम जानने के लिए कुछ एग्जांपल लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो समझिए कि अगर मैं एक यूनिट का प्रोडक्शन करता हूँ या फिर एक यूनिट में मार्केट में सेल करता हूँ, तो उसको सेल करने के लिए मुझे 80 रुपए का खर्चा आता है। वो वेरिएबल टाइप का एक्सपेंसेस है। सबसे पहले जानते हैं कि हमें दो टाइप के एक्सपेंसेस पे यहाँ पे फोकस करना है, एक वेरिएबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल कॉस्ट, और दूसरा फिक्स्ड कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो हम एक यूनिट से अगर प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उसका हमारे वेरिएबल कॉस्ट से उतने ही रेशियो से ही इफेक्ट होता है। वेरिएबल कॉस्ट एक प्रोडक्शन इंक्रीज करने से या घटाने से हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होती है या फिर घट जाती है। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट का ऐसे नहीं होता है। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कांस्टेंट रहेगी, उसका हमारे प्रोडक्शन घटने या बढ़ने से कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके, तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। अगर हम एक पीस मार्केट में सेल करते हैं, उसकी सेलिंग प्राइस 100 रुपीज होती है और उसका वेरिएबल कॉस्ट होता है 80 रुपीज। तो अगर हम 100 रुपीज की कोई चीज मार्केट में बेचते हैं और उसपे से हम 80 रुपीज का हमारा वेरिएबल एक्सपेंस है, तो हमारे पास बचत होगी 20 रुपीज की। उसको कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, तो कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे आएगा? अगर हम सेलिंग प्राइस में से अपने वेरिएबल एक्सपेंसेस को घटा देते हैं तो हमारे पास बचता है, उसे हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। ओके, अगर कंट्रीब्यूशन पे हम फिक्स्ड कॉस्ट को घटा देते हैं तो हमारे पास बचता है प्रॉफिट या फिर लॉस। कंट्रीब्यूशन से अगर हमारा फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा रहेगा तो हमें ऑब्वियसली लॉस होने वाला है। तो इसी एग्जाम्पल में हमें दिखता है कि 100 रुपीज हमारी सेलिंग प्राइस है, उसमें से हम अगर वेरिएबल कॉस्ट 80 रुपीज घटा देते हैं तो हमारे पास जो बचता है कॉन्ट्रीब्यूशन 20 रुपीज, और उसमें से हम अगर फिक्स्ड कॉस्ट जो फिक्स्ड है 10,000 रुपीज है, हम इसको समझ के चलते हैं, तो हमारे पास लॉस होगा 9,980 रुपीज का। ओके, अगर हम इसी जगह पे अगर दो पीस बेचते हैं तो दो पीस का सेलिंग प्राइस हो जाएगा अपना 200 रुपीज, उसकी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएंगी 160 रुपीज। तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा 20 रुपीज से और हो जाएगा 40 रुपीज। और फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट है 10,000 रुपीज,
और हमारा नेट लॉस हो जाएगा फिर 9,960 रुपीज। यहाँ पे क्या हो गया, 20 रुपीज से हमारा जो लॉस था वो घट गया। पहले जो लॉस था हमारा 9,980 रुपीज के, तो वो घट के अभी हो गया 9,960 रुपीज। तो एक यूनिट हम बढ़ाते हैं, सेल करते हैं, तो हमारा जो है लॉस जो है कम कम होते जाएगा। अगर हम अभी आगे देखते हैं, अगर 10 यूनिट का हम अगर सेल करते हैं, तो 10 यूनिट के सेल करने पर हमें सेलिंग प्राइस हमारी होती है 1,000 रुपीज। ओके, और वेरिएबल कॉस्ट हो जाएंगे हमारे 800 रुपीज, क्योंकि वो वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट हो जैसे जैसे हम यूनिट को बढ़ाएंगे, जैसे हमारा सेल बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होने वाला है। ओके, तो उसी रेशो में वो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी। अगर एक पीस के लिए वेरिएबल कॉस्ट अपनी 80 रुपीज है, तो 10 पीसेस के लिए हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएंगी 800 रुपीज। ओके, सेलिंग प्राइस 1,000 में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दिया है 800 रुपीज, तो हमारे पास बचता है 200 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन। उसमें से 10,000 रुपीज हमारे फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने पर हमारा जो लॉस आएगा वो हो जाएगा 9,800 रुपीज। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा लॉस कम कम होते जा रहा है। जैसे जैसे हमारे सेलिंग के प्राइस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा लॉस कम होते जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो 10,000 हो जाएगा, तो उस टाइम हमारा फिक्स्ड कॉस्ट भी 10,000 रहेगा, तो हमें प्रॉफिट और लॉस नहीं होगा, वहां पे हम ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ में हमें यहाँ पर कंट्रीब्यूशन 10,000 कब होगा, उसको जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा हमारी फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 रुपीज है, तो 10,000 के बराबर हमें कंट्रीब्यूशन लाना है 10,000 रुपीज। तो उसके लिए हमें कितने सेल करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। जैसे कि 10,000 हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, हमें 10,000 तक बढ़ना है और एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन हमारा 20 रुपीज है, तो हमें 500 यूनिट का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो 10,000 हो जाएगा। तो एग्जांपल देखते, देखो अभी हमारा हम जब 500 यूनिट का सेल करते हैं, तब हमारी सेलिंग प्राइस हो जाती है 50,000 रुपीज, और वेरिएबल कॉस्ट भी 500 इंटू 80 कर दो, 40,000 रुपीज में हमारी सेलिंग कॉस्ट हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, फिर 50,000 माइनस 40,000 अगर हम करते हैं तो 10,000 रुपीज अपना कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या हो गया, अभी कंट्रीब्यूशन 10,000, फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 इक्वल हो गया, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट भी होगा नहीं और लॉस भी नहीं होगा, ये हो जाएगा अपना ब्रेक इवन पॉइंट। ओके दोस्त, अब हम इसमें क्या करेंगे, अगर एक यूनिट बढ़ा के हम अगर सेल करते हैं तो क्या हो जाएंगे सिचुएशन, अब आपके समझ में आ गया होगा कि अगर हम एक यूनिट बढ़ाकर या फिर एक यूनिट घटाकर सेल्स करते हैं तो क्या होता है। अगर आप हम एक यूनिट बढ़ा के सेल करेंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा 20 रुपीज से 10,000 20 रुपीज हो जाएगा, और हमारा हम प्रॉफिट के जोन में आ जाएंगे। बराबर दोस्तों, अभी अगर हम एक यूनिट घटाते हैं 500 में से और 499 यूनिट का सेल करते हैं, तो हमें 20 रुपीज का लॉस होगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या है कि वेरिएबल कॉस्ट ये प्रोडक्शन के साथ या सेल के साथ बढ़ने और घटने वाली है, फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहने वाली है। इसीलिए हम जब देखते हैं कि हमारे प्रॉफिट के ऊपर फिक्स्ड कॉस्ट इंपैक्ट करता है, वेरिएबल कॉस्ट अपने सेलिंग या प्रोडक्शन के साथ बढ़ती है और घटती है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है तो वो हम अचीव कर पा रहे हैं। ओके, तो ठीक है, हम आगे जानते हैं कि इसके प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो के बारे में। हम जब भी प्रॉफिट रेशो देखते थे, प्रॉफिट रेशो हम कैलकुलेट करने का अपना फॉर्मूला क्या था, रेशो एनालिसिस में हमने देखा होगा कि प्रॉफिट रेशो होता है हमारा प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। तब हम निकालते हैं प्रॉफिट रेशो कि हमारा प्रॉफिट रेशो क्या है, कितना सेल करने पे हमें कितना प्रॉफिट होता है, हम प्रॉफिट रेशो से देखते हैं। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में हमें देखना है कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो जो है वो हमारा वॉल्यूम जो बढ़ रहा है वो कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर बढ़ रहा है।
कंट्रीब्यूशन जो बचत है अपनी 20 रुपीज थी, उसके बाद 2 पीस जब हम सेल करते तो 40 रुपीज हो जाती है, 10 पीसेस बेचते हैं तब 200 रुपये हो जाए। कंट्रीब्यूशन अपना क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जब हमारा कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर आ जाता है तब हमें प्रॉफिट और लॉस दोनों वापस जीरो कंडीशन में आ जाएगा, नील। यहाँ पे प्रॉफिट ही होगा नहीं और लॉस भी नहीं होगा। ओके दोस्तों, तो हमारा जो वॉल्यूम है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, वो जानने के लिए हम फॉर्मूला बनेगा अपना फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। अगर हम कोई भी अगर लेवल देते हैं, 1 पीस की लेवल, 2 पीस की लेवल, या फिर 500 पीसेस की लेवल, जो भी हम पीसेस की लेवल लेंगे उसी लेवल में का हमें कंट्रीब्यूशन लेना है। जैसे कि अभी 1 पीस का अगर हम देखेंगे तो इसका कंट्रीब्यूशन 20 रुपीज डिवाइड बाय 100 रुपीज अगर हम करते हैं और इंटू 100 करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलेगा पीवी रेशियो, और वो आ जाता है हमारा 20%। कैलकुलेट करके आप देख सकते हो। ओके। अगर लेवल हम चेंज करते हैं, 10 पीसेस की अगर हम लेवल लेते हैं, 10 पीसेस की लेवल में हम अगर देखते हैं तो उसका सेल कितना है 1000 रुपीज और उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 200 रुपीज। तो 200 रुपीज डिवाइड बाय 1000 इंटू 100 अगर हम करते हैं तब भी हमें हमारा जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है वो आ जाएगा हमारा 20%। हमारी लेवल कोई भी हो, लेकिन अपना आंसर 20% ही आने वाला है। आप हर लेवल को देख के जांच सकते हो, उसको जांचो और देखो, कैलकुलेट करके देखो, हमारा जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है 20% ही आएगा। अब कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं, कंट्रीब्यूशन कैसे निकला हमारा, सेल्स से हम वेरिएबल कॉस्ट को घटाते हैं तो आता है कंट्रीब्यूशन, यानी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो और एक फॉर्मूला हम बना सकते हैं, जैसे कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल कंट्रीब्यूशन है, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100 अगर करते हैं तो हमें कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मिलेगा। ओके। वैसे ही जैसे कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करते हैं तो हमें मिलता है प्रॉफिट या फिर लॉस। ओके। तो और एक फॉर्मूला बनता है कंट्रीब्यूशन का, अगर हम प्रॉफिट फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करते हैं तो हमें मिलता है कंट्रीब्यूशन, बराबर। तो और एक फॉर्मूला हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का बन जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100 इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। ओके। और एक फॉर्मूला है हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का, चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। अगर हम दो लेवल लेते हैं, कोई भी दो लेवल, 1 पीस की लेवल और 10 पीसेस की लेवल, अगर हम इसको लेते हैं तो इनमें जो चेंज हुआ है, अभी चेंज इन कंट्रीब्यूशन, जब हम 1 पीस को सेल करते हैं तब हमारा कंट्रीब्यूशन होता है 20 रुपीज, और जब हम 10 पीसेस को सेल करते हैं तब हमारा कंट्रीब्यूशन होता है 200 रुपीज। इन दोनों में जो चेंज हुआ है 20 से लेके 200 तक का जो चेंज है, चेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे उसका डिफरेंस क्या है, तो 200 माइनस 20 किया तो हमें उसका चेंज मिल जाएगा, वो आ जाता है हमारा 180 का चेंज आ जाता है। ओके। और ये जो चेंज आया है 180, चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइड उसको हम कर देंगे चेंज इन सेल से, उसी लेवल को लेना है। 1 पीस के लेवल का हमने कंट्रीब्यूशन लिया था, 1 पीस के लेवल का हमें सेल्स लेना है, सेल्स कितना है 100 रुपीज, 10 पीसेस का सेल्स कितना है 1000 रुपीज, इनका दोनों का अगर डिफरेंस देखे तो वो आ जाएगा 900 इंटू 100 करो, इसका भी आंसर क्या मिलेगा हमें 20% ही मिलेगा। तो यानी हम अगर ये फॉर्मूला भी यूज करते हैं तो हम कंट्रीब्यूशन हम निकाल सकते हैं। ओके। वैसे ही जैसे चेंज इन कंट्रीब्यूशन चेंज इन सेल्स का फॉर्मूला काम करता है, वैसे ही चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100, ये फॉर्मूला भी हमारे यहाँ पे काम में आएगा। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालने के लिए देखो, चेंज इन प्रॉफिट लेना है तो पर्टिकुलर लेवल जो हम जांच करने वाले उसी लेवल का सेल्स, उसी लेवल का कंट्रीब्यूशन, उसी दूसरी लेवल का कंट्रीब्यूशन, दूसरे लेवल का सेल्स लेना पड़ेगा, और तभी हम यहाँ पे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कितने फार्मूले हैं, टोटल 5 फार्मूले हैं। तो इसको आप अच्छे से पढ़ो और हर एक फार्मूले में वैल्यू डाल के
वेरीफाई करो, देखो अपना जो आंसर है हर एक लेवल पे 20% ही आने वाला है। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। दोस्तों आगे देखते हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट। तो आप जानते हो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट कि जहां पर अगर हम उस पॉइंट पर अगर हम सेल करते हैं तो वहां पे हमें प्रॉफिट ही नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा। ओके, तो उस लेवल को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो दोस्तों हमने पहले इसके स्लाइड में हमने देखा था कि हमें अगर 500 पीसेस हम बेचते हैं तब हमें प्रॉफिट भी नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे उस लेवल पे अपना कंट्रीब्यूशन 10,000 है और अपना फिक्स्ड कॉस्ट भी 10,000 है। जब हमारा कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल होता है तब उस सिचुएशन में हमें ब्रेक इवन पॉइंट हम अचीव कर पाते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर कंट्रीब्यूशन अगर रहेगा उस लेवल पे हमें ब्रेक इवन पॉइंट मिलेगा। तो हमें फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर अगर कंट्रीब्यूशन चाहिए तो फॉर्मूला क्रिएट होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंगे, उससे फिक्स्ड कॉस्ट को अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्वांटिटी में कि 5 पीसेस अगर हम सेल करते हैं तो हमें ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? क्वांटिटी बेस भी निकालेंगे और वॉल्यूम में भी निकालेंगे। क्वांटिटी में अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर हम करते तो हमें क्वांटिटी में अपना ब्रेक इवन पॉइंट मिलेगा। जैसे कि अभी कोई भी लेवल ले लो, अगर हम 10 पीसेस की लेवल लेते हैं तो यहाँ पर हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 10,000 रुपीज है, बराबर 10,000 रुपीज है। 10,000 से हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आता है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 220 रुपीज। 10,000 डिवाइड बाई 20 किया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 500 यूनिट, बराबर। तो अगर वैल्यू में हमें चाहिए, वैल्यू में अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए तो वैल्यू में निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमारा क्वांटिटी में आंसर क्या आया था? 500 पीसेस आया था, बराबर। उसको क्या करो तो फिर सेल्स प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा वैल्यू में कंट्रीब्यूशन सॉरी ब्रेक इवन पॉइंट निकल जाएगा। जैसे कि 500 इंटू अगर हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा 50,000। ये क्या है? वैल्यू, सेलिंग प्राइस। ब्रेक इवन पॉइंट की सेलिंग प्राइस क्या आ गई फिर? 50,000 रुपीज। ओके, तो हमें क्या करना है? सिर्फ वॉल्यूम में अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए तो जो हम क्वांटिटी में ब्रेक इवन पॉइंट निकाल रहे हैं उसको क्या कर दो? सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, हमें ब्रेक इवन पॉइंट की वैल्यू मिल जाएंगी और वो वैल्यू रहेगी 50,000 रुपीज। ओके, और एक फॉर्मूला क्रिएट हो सकता है, देखो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स। अब कोई भी लेवल ले लो, यहाँ 10 पीसेस की अगर हम लेवल की बात करेंगे तो 10 पीसेस की लेवल का अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट लेते हैं 10,000, उसको डिवाइड कर दो 200, उसी के कंट्रीब्यूशन से उसी लेवल का हमें क्या लेना है? कंट्रीब्यूशन लेना है। 200 से डिवाइड कर दो, उसी लेवल के सेल्स है 1,000 रुपीज, उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा 50,000 रुपीज। ओके, और एक फॉर्मूला है, देखो ब्रेक इवन पॉइंट वैल्यू का क्वांटिटी ऑफ बीईपी। क्वांटिटी ऑफ बीईपी हमने पहले निकाला, 500 पीसेस आ गया। इस फॉर्मूला को लेके हम क्वांटिटी बीईपी निकालेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्वांटिटी ऑफ बीईपी मिल गया तो उसको सेल्स पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देखो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड पीवी रेशियो। अगर फिक्स्ड कॉस्ट को पीवी रेशियो कितना? अपना कोई भी लेवल लिया तो अपना पीवी रेशियो आने वाला है 20%। अगर फिक्स्ड कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड कर दिया, 10,000 डिवाइड बाय 20% अगर हम करते हैं तो भी हमें ब्रेक इवन पॉइंट वैल्यू में मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। हम आगे देखते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट था 500 पीसेस का, अगर 500 पीसेस पे हम सेल करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं,
तो इस लेवल पे हमें प्रॉफिट भी नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा। ये हमारा हो जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट से आगे जब हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या फिर सेल्स करेंगे तब हम प्रॉफिट की तरफ बढ़ते हैं, तो हो जाता है अपना सेफ जोन। जैसे कि अब यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो एक इमेज है इसमें हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। 500 पीसेस जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर सेल्स करते हैं तो ये पॉइंट अपना हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, इस लेवल पे हम सेल्स करते हैं तो हमें प्रॉफिट भी नहीं होता और सेल्स भी नहीं होता है। जैसे जैसे हम इसको इस साइड में बढ़ाते जाएंगे, सेल्स हमारे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे अपना प्रॉफिट बढ़ते जाने वाला है। तो ये साइड जो हो गई राइट साइड, तो ये हमारा सेफ जोन है। ये हमारा क्या है, सेफ जोन है। अगर हम इसको अगर ब्रेक इवन पॉइंट्स के नीचे सेल करते हैं तो हम अनसेफ जोन में आ जाते हैं, हमें इस साइड में लॉस होने लगता है। ओके, अगर समझो कि अगर हमने 500 पीसेस हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है और हम सेल कर रहे हैं 600 पीसेस, हमारा मैन्युफैक्चरिंग है 600 पीसेस। जब भी हम 600 पीसेस सेल्स करते हैं तब हमारा टोटल सेल्स होता है 60,000 रुपीज का। दोनों में डिफरेंस कितना है, 500 पीसेस का ब्रेक इवन पॉइंट है, 600 पीसेस हम सेल कर रहे हैं। हम 600 पीसेस से 1 यूनिट भी अगर सेल करते हैं तो भी हम सेफ है। 600 से हम 10 यूनिट कम सेल करेंगे, 590 पीसेस सेल करेंगे तो भी हम सेफ है। 550 यूनिट का हम सेल्स करेंगे तो भी हम सेफ है। यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट से आगे जब भी हम कुछ भी गुड सेल करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हम सेफ जोन में होते हैं, बराबर। लेकिन हमें जानना है यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी है। अगर जब भी हम 600 यूनिट का पीसेस को सेल करते हैं तब हमारा जो डिफरेंस है 500 जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है और जो हमारी एक्चुअल सेल्स है 600 यूनिट्स, दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमारा होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्वांटिटी में जानना चाहते हो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो हमारी आ जाएंगी एक्चुअल सेल क्वांटिटी माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल ब्रेक इवन पॉइंट क्वांटिटी करते हैं तो हमें मिलता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन क्वांटिटी में। अगर वैल्यू में मार्जिन ऑफ सेफ्टी जानना है तो वैल्यू ऑफ एक्चुअल सेल जो है 60,000 माइनस 50,000 ब्रेक इवन सेल्स अगर हम माइनस करते हैं तो हम वैल्यू में जानते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इससे हम फॉर्मूले क्रिएट करते हैं। देखो अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी का पहला फॉर्मूला आ जाएगा, क्वांटिटी में क्वांटिटी का एक्चुअल सेल क्वांटिटी माइनस बीईपी सेल क्वांटिटी करते हैं तो हमें मिलता है क्वांटिटी में मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और एक फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जैसे कि वैल्यू हमने निकाली थी 10,000, उसको हम सेल्स प्राइस पर यूनिट से डिवाइड कर देते हैं, तभी हम क्वांटिटी में मार्जिन ऑफ सेफ्टी जान सकते हैं। वैल्यू में अगर जानना है तो एक्चुअल सेल्स वैल्यू माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स वैल्यू करते हैं तो हम वैल्यू में जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया, देखो वैल्यू थी हमारी एक्चुअल सेल वैल्यू 60,000 और ब्रेक इवन पॉइंट की सेल्स वैल्यू थी 50,000, इसका दोनों का डिफरेंस आ गया 10,000, तो 10,000 हमारे हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, उसी को क्वांटिटी ऑफ एमओएस, क्वांटिटी ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर हमने जान लिया तो इसको अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम वैल्यू में भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं। और एक फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। अगर हम करते किसी भी लेवल का नेट प्रॉफिट ले लो और उसको पीवी रेशियो से डिवाइड कर दो तो हमें वैल्यू में ब्रेक मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये था मार्जिन ऑफ सेफ्टी के फॉर्मूले। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है। मार्जिनल कॉस्टिंग में जो जो हम देखते हैं कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके मार्जिनल कॉस्टिंग का जो भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएगा उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।